नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मनीषा अग्रवाल जी की कहानी अंतर्मन के तारों की झनकार। मनीषा इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं और रक्स उपनाम से अपनी कहानियाँ लिखती हैं। आइए सुनते हैं। 3 साल का नन्हा मोक्ष रोए ही जा रहा था। राज ने बहुत कोशिश की पर वो चुप नहीं करा पाया। राज ने पहले से ही दूध की बोतल धोकर रखी थी, तो वो जल्द ही बोतल में दूध भरकर लाया और मोक्ष को चुप करवाते हुए बोतल मुंह से लगाई और कुछ गुनगुनाने लगा। सो जा री निंदिया सो जा, मीठे सपनों में खो जा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा। नन्हा मोक्ष नींद में था, सो उस वक्त तो सो गया, मगर कुछ ही देर में वह फिर से ठुनकने लगा। राज ने फिर से कोशिश की और उसे अपने पेट पर सुला लिया। मोक्ष पेट की गर्माहट पा सो गया। आखिरकार उसको सुलाकर राज अपने स्टडी रूम में पहुंचा और नीति की बड़ी सी तस्वीर के सामने जाकर खड़ा हुआ। उसकी आंखें नम थी और वो नीति की तस्वीर से बातें करने लगा। आज मोक्ष 3 माह का हो गया है नीति। कहाँ चली गई तुम हमें अकेला छोड़कर। कैसे भूलूं मैं वो प्यारे दिन। और बस राज यादों के समुद्र में गोते लगाने लगा कि कैसे नीति और राज दोनों लगभग 6 साल से एक दूसरे को जानते थे। एक ही कॉलेज से होटल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था और विवाह से पहले दोनों पार्टनरशिप में एक चेन रेस्टोरेंट चलाते थे। राज अपनी मम्मी पापा के साथ उसी बिल्डिंग में रहता था जहां नीति अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी। अलग अलग जाति के होने के बावजूद भी दोनों परिवार खुले विचारों के थे। इसी कारण उन दोनों को विवाह में कोई तकलीफ नहीं हुई। विवाह के 1 साल बाद ही परिवार में खुशियों की आहट हुई तो सभी नीति का विशेष ध्यान रखने लगे। नीति की सासू माँ भारती ने उसे समझाया कि बेटा अब आप अपना बहुत ध्यान रखना, बहुत खुश रहना, अच्छा साहित्य पढ़ना और हाँ, खाने में नए नए व्यंजन बनाओ, खुद भी खाओ, ताकि होने वाले बच्चे को सभी चीज़ों का स्वाद मिलता रहे। नीति हंसकर बोली, जी मम्मी, मैं अपना ध्यान रखूंगी। राज भी नीति का ध्यान तो रखता था, पर समय अभाव के कारण वह नीति को शायद उतना समय नहीं दे पाया। परंतु जितना भी समय मिलता वो नीति को खुश रखने की कोशिश करता। जैसे कि एक दिन, अरे नीति जल्दी आओ यार, देखो मैंने क्या बनाया है। और जब नीति रसोई में पहुंची तो बहुत से भारतीय व्यंजन बने हुए थे। नीति को मीठा बहुत पसंद था। नीति खुशी से चहकते हुए बोली, इतनी सारी मिठाई किस खुशी में जनाब? अरे बस मेरा मन किया आज कुछ मिठाइयां बनाने का। अब घर में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है तो मिठाइयां तो बनती ही है ना। बस इसी तरह हंसते खेलते दोनों के दिन गुजर रहे थे। नीति राज को पूरे समय रेस्टोरेंट के काम में मदद करती रही। वो हर बात की चिंता भी करती थी और पूरा हाल लेने के लिए बहुत बार रेस्टोरेंट भी जाती थी। अपने काम का तनाव और कुछ नीति के शरीर में खून की कमी नीति के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डाल रही थी। पर नीति थोड़ी जिद्दी थी। डॉक्टर शमा द्वारा बार बार दी जाने वाली चेतावनियों के बाद भी
नीति का काम के प्रति समर्पण कम नहीं हो रहा था। और एक दिन अचानक सुबह सुबह राज ने देखा तो घबरा सा गया। बोला, तुमको कितनी बार मना किया है ना यार कि काम पर मत आया करो, आराम करो। डॉक्टर मैम ने भी तो तुमको बोला आराम करने का, तुम सुनती ही नहीं हो। अरे मैं क्या बताऊं। अरे राज समझो, मैं कोई अकेली मां नहीं बन रही हूं। दुनिया में हर स्त्री मां बनती है, समझे। नीति ने पानी पिया। कुछ देर बाद जूस आ गया और जूस पीकर वो थोड़ा आराम करने लगी। राज मन ही मन बोला, अब तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम्हारी बात अलग है। तुम्हारे बेबी का वजन बहुत ज्यादा है और तुम्हारे शरीर में जान नहीं है, खून की कमी है। कितना डांटा था डॉक्टर शमा ने मुझे पिछली बार, और मैं क्या जवाब दूंगा डॉक्टर मैम को। बोलते बोलते राज के चेहरे पर गंभीरता के भाव आ गए। वो परेशानी में कुछ ना कुछ सोचते हुए नीति को लेकर अस्पताल पहुंचा। के अस्पताल शहर का बहुत बड़ा अस्पताल था। डॉक्टर शमा ने नीति की जांच की और बोला, यदि तुम इसी तरह की लापरवाही करोगी तो ठीक बात नहीं होगी। तुम्हें अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए नीति। नीति कुछ नहीं बोली और हंसकर रह गई। डॉक्टर शमा ने नीति को बाहर भेज दिया और चिंतित मुद्रा में राज से बात करने लगी। राज और डॉक्टर की बातें वैसे नीति ने कुछ कुछ सुन ली थी, पर उसने किसी को कुछ पता नहीं चलने दिया। वो दोनों घर आ गए। रात को जब दोनों अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी नीति राज से बोली, राज सुनो ना, एक बात है। हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ। राज, मैं चाहती हूं कि अगर बच्चे को जन्म देते समय मुझे कुछ हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, तो तुम मेरे सभी अंग दान कर दोगे, ऑर्गन डोनेशन। रेडियो सेज 89.6 एफएम पर आपसे रूबरू है शो किस्से जिंदगी के विद नितिन राठौर। किस्से जो हौले से छू जाएं मन के हिस्से। ये क्या नर्गल बातें कर रही हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और ये रात में तुम इस तरह की कुछ फालतू बातें मत किया करो, समझ गई। छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो होती हैं प्रेगनेंसी में। चलो अभी तुम दिमाग शांत करो और सो जाओ। मेरी तसल्ली के लिए यही सही। राज, वादा तो कर दो प्लीज, पक्का वादा कर दो। नीति बच्चों के जैसे जिद करने लगी। अब देखेंगे, चलो ठीक है, अभी फालतू की बातें मत सोचो और सो जाओ। तुम्हारे लिए नींद बहुत जरूरी है। समय ऐसे ही तेजी से भाग रहा था। नीति की प्रसूति का समय आ गया। सभी नए मेहमान का स्वागत करने के लिए उत्साहित थे। निश्चित दिन जब नीति को अस्पताल में भर्ती किया गया तो वही हुआ जिसकी आशंका थी। नीति बच्चे को जन्म देते ही बेहोश हो गई और जब तक नर्स बच्चे की सफाई करके बच्चे को नीति के पास लाई, उसे लगा कि नीति की सांसें नहीं चल रही हैं। वो हड़बड़ी में बाहर आई और डॉक्टर को बताया। डॉक्टर शमा भी भागकर अंदर गई, नब्ज चेक की, किंतु कोई फायदा नहीं। नीति बच्चे को इस दुनिया में अकेला छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी। राज और अन्य परिजन तो भौचक्के रह गए। सभी औपचारिकताएं निभाकर राज और उसकी मम्मी परिवार के साथ घर आ गए और बच्चे की दादी, बच्चे की नानी मिलकर उसका पालन करने लगे। राज नीति के जाने के दुख से उबर ही ना पाया।
उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ, डॉक्टर शमा ने उसे बताया तो था, मगर वो कभी स्वीकार नहीं कर पाया। राज को वैसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी, वो नीति से बहुत प्यार करता था। तभी अंदर के कमरे से मोक्ष के रोने की आवाज आई और राज की तंद्रा भंग हुई। वो वर्तमान में आ गया। कमरे में देखा तो बच्चे का डायपर भारी हो गया था। उसने अलमारी से नया डायपर लिया, उसकी सफाई की और उसे फिर से सुलाने की कोशिश करने लगा। मोक्ष कुछ देर कुनमुनाते हुए सो गया। बस समय लगभग रोज ऐसे ही गुजर रहा था। इसी तरह 1 महीने का समय गुजर गया और राज इस रविवार मोक्ष को अपने साथ रेस्टोरेंट ले आया था। रविवार के दिन सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक भीड़ रहती थी। अचानक ही मोक्ष ने रोना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से रोने लगा। रेस्टोरेंट के सभी कर्मचारी उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे, पर न जाने क्यों वो आज चुप ही नहीं हो रहा था। राज यूं तो रेस्टोरेंट में आने जाने वाले कस्टमर्स के साथ व्यस्त था कि उसे केबिन से मोक्ष के रोने की आवाज आई। बहुत प्रयास किए, पर आज मोक्ष किसी कारण से चुप ही नहीं हो रहा था। अपनी दोनों मम्मियों को भी उसने घर से बुलवा लिया ताकि समझ सके कि हुआ क्या है, पर कोई फायदा नहीं हुआ। थक हार कर वो उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगा। वो उसे लेकर बाहर आया ही था कि एक कोने की टेबल पर बैठे कुछ व्यक्तियों के समूह में से एक ने उठकर कहा, हेलो मिस्टर राज। राज थोड़ा उलझन में था। जल्दी में उसने कहा, हाँ हाँ जी कहिए, क्या मैं इस बच्चे को ले सकता हूं? राज झुंझलाकर बोला, जी मैं समझा नहीं आपकी बात। वो व्यक्ति आगे आया और कहने लगा, क्या मैं इस बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर सकता हूं? आप भी प्रयास कर लीजिए, हम तो इतनी देर से कोशिश कर ही रहे हैं, बस इसे डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूं। न जाने क्या सोचकर उस व्यक्ति ने हाथ बढ़ाकर मोक्ष को गोद में ले लिया। मोक्ष उस अनजान व्यक्ति की गोद में जाकर और जोर जोर से रोने लगा। पर जैसे ही उस अनजान व्यक्ति ने मोक्ष को अपने सीने के पास लगाया तो मोक्ष एकदम चुप हो गया और एकटक उस व्यक्ति को देखने लगा। उसके सीने से चिपके चिपके मोक्ष मुस्कुराते हुए सोने लगा। उस अनजान के मन में उस मंजर को देख वो व्यक्ति और राज दोनों बहुत आश्चर्यचकित हो गए और वहां खड़े सभी लोग ये दृश्य देखकर अचंभित थे। राज उस व्यक्ति के पास गया और उसने देखा मोक्ष उसके साथ बहुत आत्मीयता के साथ चिपका हुआ है। रेडियो सेज 89.6 एफएम पर आपसे रूबरू है शो किस्से जिंदगी के विद नितिन राठौर। किस्से जो हौले से छू जाएं मन के हिस्से। उस अनजान के मन में उस मंजर को देख वो व्यक्ति और राज दोनों बहुत आश्चर्यचकित हो गए और वहां खड़े सभी लोग ये दृश्य देखकर अचंभित थे। राज उस व्यक्ति के पास गया और उसने देखा मोक्ष उसके साथ बहुत
आत्मीयता के साथ चिपका हुआ है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? राज ने उस व्यक्ति से पूछा। उसने अपना नाम रितेश बताया। राज ने दिमाग पर बहुत जोर दिया, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि वो इस नाम के किसी व्यक्ति को जानता भी है। खैर, उसने जैसे ही मोक्ष को अपनी गोदी में वापस लिया, मोक्ष बहुत जोर जोर से चीख कर रोने लगा। राज ने रितेश को देखा और पूछ बैठा, आप कौन हैं और आपका मेरे बच्चे से क्या रिश्ता है? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। बस कुछ ही समय में राज और रितेश ऐसे घुल मिल गए जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हो। उन दोनों के बीच देर तक बातें होती रहीं। इसी बीच बातों बातों में रितेश ने राज को बताया कि आपको कैसे बताऊं, आज अचानक ही मैं इस रेस्टोरेंट में आया हूं। करीब 10 किलोमीटर दूर से आया हूं। कारण तो मुझे भी समझ नहीं आया। बस ऐसा लगा कि कोई अनजानी डोर मुझे यहाँ खींच लाई है। बड़े दिनों बाद हम कुछ दोस्त मिले और हमने डिसाइड किया कि चलो कोई नया रेस्टोरेंट ट्राई करते हैं, और यहाँ आ गए। मैं वैसे भी काफ़ी दिनों से घर पे ही था, क्योंकि मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। राज उसकी बात सुनकर एकदम से चौंका। उसने रितेश से पूछा, मतलब ये आप क्या कह रहे हैं? कब हुआ आपका, मतलब ये ऑपरेशन कब हुआ? रितेश सामान्य रूप से बोला, बस ये कोई 4 महीने पहले। ओह, 4 महीने पहले। तभी तो मेरी पत्नी नीति की भी मृत्यु हुई थी। खैर, रितेश राज की बात सुनकर उसे सांत्वना देने लगा, और उसने फिर उसे बताया कि किस तरह उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ। जब राज को पूरी बात विस्तार से पता चली तो उसने उसी समय नीति की डॉक्टर शमा को उनके पर्सनल नंबर पर फोन लगाया। डॉक्टर शमा ने जैसे ही फोन उठाया, वो मुस्कुराते हुए बोली, हाँ राज, बोलो, आज इतने समय बाद मेरी याद कैसे आई बेटा? मैडम, आज ऐसा कुछ हुआ जिससे हम सभी आश्चर्यचकित हो गए। ये कहकर उसने डॉक्टर शमा को सारी बात बताई और जानने की इच्छा करने लगा कि आखिर नीति के जाने के बाद हुआ क्या था। डॉक्टर शमा बोली, बेटा, नीति की आखिरी इच्छा के अनुसार हमने उसके सारे ऑर्गन उसी दिन कुछ ज़रूरतमंद मरीजों के लिए हॉस्पिटल के विभिन्न विभागों में भिजवा दिए थे। और उसके बाद क्या हुआ, हाँ, सामान्यतः जहाँ ज़रूरत होती है उस उपयोग में कर दिए जाते हैं। सभी असमंजस में थे कि अचानक से मोक्ष फिर रोने लगा। रितेश ने बिना किसी की परवाह किए उसे गोद में ले लिया और वो चुप हो गया। रात घिर आई थी, सभी ग्राहक जा चुके थे, मगर मोक्ष रितेश को छोड़ ही नहीं रहा था। सभी की सहमति से और मोक्ष की परिस्थिति को देखते हुए आखिरकार भारती जी बोली, ऐसा करते हैं, रितेश को घर ले चलते हैं, आज की रात निकल जाने दो, कल अस्पताल से पता करते हैं आखिर बच्चे को हुआ क्या है। राज ने भी रितेश को मना लिया। उसने अपने घर पर फोन करके बता दिया कि आज रात वो अपने किसी मित्र के यहाँ रुकेगा। बड़ी अजीब सी स्थिति थी। मोक्ष पूरे समय रितेश से ही चिपक कर रहा और वो उसकी छाती से लिपट कर ही सोया।
ऐसी ही स्थिति रितेश की भी थी। वो मोक्ष के लिए अनजाना खिंचाव महसूस कर रहा था। उस रात मोक्ष रितेश के पास ही रहा। किसी तरह सुबह हुई और रितेश और राज के हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर शमा और रितेश के डॉक्टर की मदद से सारे दस्तावेज खोजने के बाद जो पता चला वो विश्वास करने योग्य नहीं था। वो सारी जानकारी लेकर दोनों घर आ गए। सभी उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रितेश ने घर में कदम रखा, मोक्ष ने रोना शुरू कर दिया। सभी ये देखकर बोले, यार पहले से चुप करवाओ और बताओ आखिर हुआ क्या। राज बोला, मैं बताता हूं। नीति के अंगों को दान करने की कार्यवाही के 3 घंटे बाद ही उसका दिल रितेश को लगाया गया था। जब रितेश का दिल कार्य करने लगा तो उसे कुछ एहसास हुआ और वो हमारे रेस्टोरेंट में आया। अंतर्मन के तारों की झनकार से उसकी ध्वनि मोक्ष तक पहुंच गई और पूरे 9 माह जिस दिल की धड़कनों को सुनकर मोक्ष अपनी मां के गर्भ में था, उस दिल की धड़कन सुनते ही वो समझ गया कि ये मेरी मां है। उसके बाद जो हुआ वो आप सबके सामने है। दिल ने दिल से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। राज की बात पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, पर जब रितेश ने बहुत सी रिसर्च रिपोर्ट्स की विवेचना सभी के सामने रखी, तब सबको मानना पड़ा कि अनजाने तारों में भी कुछ संबंध हो सकता है। अब राज और रितेश के सामने मोक्ष को पालने की समस्या थी। मोक्ष किसी भी हाल में रितेश को छोड़ नहीं रहा था और राज मोक्ष को अपने से जुदा करने को तैयार नहीं था। तब यह तय हुआ कि जब तक मोक्ष यह समझने लायक नहीं होता। रेडियो सेज 89.6 एफएम पर आपसे रूबरू है शो किस्से जिंदगी के विद नितिन राठौर। किस्से जो हौले से छू जाएं मन के हिस्से। राज और रितेश के सामने मोक्ष को पालने की समस्या थी। राज किसी भी कीमत पर मोक्ष को रितेश को देने को तैयार ही नहीं था और मोक्ष रितेश को छोड़ ही नहीं रहा था। और जब उस कमरे में बैठे सभी लोग इस समस्या से जूझ ही रहे थे कि अचानक राज की नजर रितेश की गोद में सोए हुए मोक्ष पर पड़ी। मोक्ष के चेहरे पर एक मोहक सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। राज ने बहुत सोचने की कोशिश की कि इससे पहले कब उसने मोक्ष को इतना सुकून के साथ सोते हुए देखा था। एक पल तो उसके मन में आया कि मोक्ष को रितेश को ही सौंप दे, मगर यह विचार उसके मन में आते ही उसका कलेजा मुंह को आ गया। वो सोच भी नहीं पाया मोक्ष को अपने से अलग करने की। अपने इस विचार को दिमाग से झटकते हुए उसने कुछ क्षण के लिए आंखें मूंद ली और थोड़ी देर बाद सभी लोगों से मुखातिब होकर कहने लगा, आप सभी मेरा परिवार हैं और नीति के जाने के बाद से मोक्ष को पालने में आप सभी का बहुत योगदान रहा। अतः मोक्ष के संबंध में कोई भी फैसला लेना मेरे अकेले का अधिकार नहीं है और इसलिए मैंने आप सबको यहां बुलाया था। मैं कभी सपने में भी ये नहीं सोच सकता कि मोक्ष मुझसे अलग हो जाए। मैंने अपनी पत्नी नीति से बेइंतहा प्यार किया है और मुझे मोक्ष में उसकी झलक दिखाई देती है।
जब भी मैं उसे सीने से लगाता हूं तो नीति के सीने की धड़कन मुझे सुनाई देती है। जब भी मोक्ष मेरे कंधे पर सर रखकर सोता है तो महसूस होता है कि नीति मेरे बालों को सहला रही है। आंखें बंद करता हूं तो नीति का मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे सामने आ जाता है। मगर अभी कुछ पल पहले जब रितेश की गोद में मैंने मोक्ष को सोते हुए देखा तो यूं महसूस हुआ मानो मैं बहुत स्वार्थी हो रहा हूं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूं। आंखें बंद की तो पहली बार नीति मुझे मुस्कुराती हुई नहीं दिखाई दी, मानो उलाहना दे रही हो कि मैं उससे किया वादा भी पूरा नहीं कर सका। वो वादा जो नीति के अंतिम समय में उसके हाथों में हाथ रखकर मैंने किया था कि मोक्ष को जीवन की हर खुशी दूंगा। मगर शायद एक बाप थोड़ा स्वार्थी हो गया था। मुझे माफ कर दो नीति, मुझे माफ कर दो। राज का गला भर आया। वो धीरे से आगे बढ़ा और रितेश की गोद में सोए हुए मोक्ष को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंख से चंद आंसू टपक पड़े। फिर बच्चे को रितेश को थमाते हुए राज ने कहा, ये दिल, मेरी जान, मेरा जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा हूं मेरे भाई, इसका ख्याल रखना। इतना कहकर राज वहां से चला गया। बस इतना सा ही था आज का किस्सा। सुनते रहिए 89.6 सेज FM।